राइजिंग पाकिस्तान में आज की नशिस्त में मैं वाकई बहुत नर्वस हूँ, इसलिए कि वो शख्सियत आज मेहमान बनकर हमारे शो की रौनक बढ़ा रही है कि जिनकी अदायगी, जिनका तलफ़्फ़ुज़, जिनका लहजा, कब कहाँ क्या कहना है और कब कहाँ क्या नहीं कहना, कहाँ सिर्फ खामोशी से अपनी सदा बुलंद करनी है, सब हमने देख देख कर, सुन सुन के सीखा मोहतरम तलत हुसैन साहब से। मेरी खुशबख्ती कि आज मौजूद है हमारे साथ। आदाब सर। बड़ी मेहरबानी। आदाब। तलत साहब, आपको किस उम्र में या कब पता चला था कि आपके पास एक जादू है और वो आपकी आवाज़ है? आप यकीन मानिए कि मुझे पता नहीं था, मुझे शौक था। ऐसे ही वो दरअसल मेरी वालदा जो थी वो ब्रॉडकास्टर थी, तो उनको देखा देखी उनकी हम समझते थे कि शायद हम भी कुछ कर लेंगे। तो वो बहुत छोटा था, मैं होते होते बड़ा हो गया, फिर वो बच्चों के प्रोग्राम वगैरह करता रहा, उसमें फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि भाई काम तो आता है थोड़ा बहुत मुझे। फिर मैं पढ़ भी रहा था साथ साथ। हाई स्कूल जब मैंने कर लिया तो बाय देन आई वाज श्योर कि जो मैं जानता हूँ वो मैं कर सकता हूँ और यही करना है। और फिर नहीं करना क्या, मतलब वो उस ज़माने में नौजवानी में तो यही होता है ना कि जी दिस इज़ मी। तो उससे चला तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। आपने, मेरा ख्याल है हमारी जो इंडस्ट्री है कमर्शियल्स की, जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, मेरा ख्याल है हमारी चंद ऐसी आवाज़ें जो कि सिग्नेचर वॉइसेस बन जाती है। मतलब तलत हुसैन की आवाज़ जिस इश्तिहार के पीछे आ गई, आधे से ज़्यादा काम तो आपकी आवाज़ कर जाती है। अब ये खुदावंद ताला की देन है, ये मेरी नहीं है। ये क्या नहीं, वो देखिए उसकी वजह है ना, आवाज़ की खूबसूरती नो डाउट गॉड गिवन है, ठीक है। उसको इस्तेमाल करना जो है वो इम्पोर्टेंट है कि वो आप उसको अपने हिसाब से चलें और उसको इस्तेमाल इस तरह करें कि वो पता चले कि यार कुछ है। तो वो जान कैसे डलती है? मतलब आप पहले पूरा समझते हैं, मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट्रीज में, बहुत बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज में नहीं, वो आपकी तो आवाज़ आपको याद होना चाहिए, शायद मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा। एक ज़माने में मैंने बहुत अरसे तक पाकिस्तान का तस्वीरी खबरनामा, हाँ बिल्कुल, तो मैंने बोलता रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। वो बड़ा ज़माना था, तो धनाधन हर फिल्म में नज़र आ रहा होता था। तो ठीक है, हाँ वो है कि, लेकिन ये कि वो फिर वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। इसमें सबसे अहम जो बात है ना, वो ये कि आप जो कुछ भी करें, जो मुझे बुज़ुर्गों ने मेरे बताया, और आप जो कुछ भी करें उसको पूरी लगन के साथ करें, ताकि सुनने वाला, देखने वाला ये समझ जाए कि ये ऐसे होता है काम। इस वक्त बिलुमुम हमारे मीडिया पे, टेलीविज़न पे, इवन रेडियो पे जी जिस तरह से उर्दू बोली जा रही है या अंग्रेज़ी बोली जा रही है या पश्तो या सिंधी, कोई भी ज़बान बोली जाए। देखिए, उर्दू जब एक रेडियो पाकिस्तान था तो उर्दू बोलते थे हम, ठीक है। उसमें अंग्रेज़ी का भी थोड़ा सा होता था, लेकिन उर्दू वॉज द लैंग्वेज। भाई ये हमारी ज़बान है, ये हमें मिली है, हम इसी में चलेंगे आगे। इसी हिसाब से सब होता रहा। लेकिन वो बीच में पता नहीं क्या वो निकला कि यार ये अंग्रेज़ी में लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, अंग्रेज़ी में उर्दू बोलनी शुरू कर दी। और उसके साथ साथ फिर वो ये कि ठीक है बस हम तो यही बोलते हैं, और इस पे फ़ख्र करना शुरू कर दिया कि हमें उर्दू, और मुझे तो उर्दू नहीं। हाँ, वो मसला, वो मैं क्या, बड़े लंबे चौड़े केसेस हैं ये सारे कि भाई अंग्रेज़ से सीखा है तुमने, अंग्रेज़ से तुमने जान छुड़ाई और वही अंग्रेज़ से अपने सर पे सवार कर लिया, तो फिर क्या मतलब, क्या किया क्या तुमने, वो बताओ। वाह भाई एक ज़बान अगर आपको सीखनी है तो जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है नौजवान ही था, तो मैं भी अंग्रेज़ी पढ़ गया, सब कुछ कर गया, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी उर्दू ज़बान तो हमें बढ़ाती थी। दूसरी ज़बान कौन सी? फारसी। फारसी की तरफ
है ना। अच्छा, आपकी हमारी नज़में, हमारी गज़लें, वो सब की सब वहीं से आई हुई हैं। तो फिर हम जब इतने बड़े उस पे हाथ रखते हैं तो ये तो हमें खुद पद पूछ लेना चाहिए ना कि भाई ये करना है कि वो करना है। तो ये हम नहीं पूछते। ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आजकल के नौजवान, वैसे मैंने देखा है कि अब कुछ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ बहुत सा काम कर जी, रहा जी, होता हूं, शौक है। अब बच्चे कहते हैं कि सुनिए, हम अच्छी उर्दू बोलना सीखना चाहते हैं। पता नहीं आप ये इससे नहीं, बात बिल्कुल। करेंगे कि नहीं। ये नस्ल जो है ना, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो क्या करें, अच्छी उर्दू कहाँ से सीखें? देखिए, अच्छी उर्दू का मसला तो सीधा सिंपल सा है कि हम जब चौथी जमात तक पढ़ते थे तो भी उर्दू ही पढ़ते रहते थे, और उसमें थोड़ी सी बाज़ दफ़ा वो भी दूसरी ज़बान भी एक सिखा दी जाती थी। और फिर जब हम हाई स्कूल में आए थे तो उसमें तो बाकायदा पूरी उर्दू जी और अंग्रेज़ी भी साथ साथ। बिल्कुल। लेकिन ये कि उर्दू उर्दू होती थी, हर तरह की जो भी आप समझ लें उसको। उसमें आपको अरबी भी मिलती थी, उसमें आपको दूसरी भी मिलती थी ज़बानें, तो वो थी उर्दू। और वो थी उर्दू, और उससे हम बहुत कुछ सीखते थे, ईमानदारी की बात है, बहुत कुछ सीखते थे हम। बाद में उसके बाद तो फिर वो ये हुआ कि वो जब शुरू हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर अब वो अंग्रेज़ी ही चलेगी। फिर चलो भैया, चलो वो सीख लो। तल साहब, आपके अदाकारी के अंदाज में आप कब जो कहाँ क्या चीज़ रोकनी है, जिसको पॉज कहा जाता है, वो बहुत मशहूर हुआ था। देखिए ये एक बहुत लंबी दास्तान है, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता। अरे आपके लिए तो सारा वक्त, हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। आज आपके लिए हुआ तो ये वक्त। था कि मैं अपना ऐसे ही बच्चों की तरह से खेलता फिरता था, छोटा था, और इधर कुछ कह दिया, उधर कुछ कह दिया, उधर कुछ कर लिया। अच्छा, वालिदा मेरी ब्रॉडकास्टर थी, मैंने आपको बताया ये, लेकिन वो बहुत सख्त गिर थी। अच्छा। डर लगता था मुझे कि भैया पता नहीं पिटाई हो जाएगी वरना 2 मिनट में। तो खैर नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उन्होंने प्यार मोहब्बत में ये देखा कि ये मेरा बेटा जो है ये कुछ सीख रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा हाथ नरम रखा अपना। अच्छा। और फिर मैं उसी हिसाब से पढ़ने भी लगा। किताबें वो एक आने रोज़ पे आ जाती थी, एक किताब पढ़ने के लिए, कहानियों की और इसकी उसकी, तो वो बच्चों की कहानियों की किताबें पढ़ते रहते थे। एक आना रोज। हाँ, तो वो सारा इस तरह से चलना शुरू हो गया। अब उसमें से जब मैं आगे बढ़ता चला गया तो फिर मुझे इधर कुछ ये एहसास हुआ कि नहीं, आई मस्ट टेक दिस थिंग सीरियसली, और पढ़ूं, लिखूं, समझूं। वाह। तो वो ये जो शौक़ मेरा था हाँ। वो पूरा करने के पीछे पड़ गया मैं फिर। तो उसमें ये हुआ कि फिर मैं उर्दू भी बोलनी सीख गया बहुत अच्छी तरह से। बड़े बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठना उठना, रेडियो पाकिस्तान में भी और इधर भी और उधर भी। अम्मा के साथ भी बात करें तो वो भी उर्दू बहुत ज़बरदस्त बोलती थी। अब्बा थे तो वो उर्दू बहुत ज़बरदस्त बोला करते थे। हमने कहा जब शौक है तो फिर उसको हाँ, अच्छी तो तरह फिर, से हाँ। करना। तो अब्बा चूँकि वैसे अंग्रेज़ी भी जानते थे बहुत अच्छी, वो ज़माने के अर्ली ज़माने के वो MM थे अंग्रेज़ी में। अच्छा। तो वो तो बड़े आराम से उर्दू में अंग्रेज़ी वो पढ़ा देते थे मुझे, लेकिन नहीं, अंग्रेज़ी पढ़ाते थे लेकिन बात उर्दू में करते थे। वाह। तो वो उस हिसाब से चलते चले गए। अच्छा, आपका वो जो अदाकारी का मखसूस अंदाज के पॉज लेना है और नहीं, वो पॉज लेना मैं बता देता हूँ आपको। वो एक्चुअली ये मसला था कि बहुत सी मैंने कुछ इस किस्म की चीज़ें देखी थी कि लोग हर तरह बोलते ही चले जाते थे। तो अब उसमें कहीं भाई कहीं तो कुछ थोड़ा सा एहसास दिलाओ, कहीं तो कुछ करो। अब मतलब देखिए ना, मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा ये रोक के बात कर रहा हूँ तो वो तो मजबूरी है, तो दिस इज़ नेचुरल। लेकिन अब वहाँ पर ये होता था कि भैया ये तो खा जाएगा, लिहाजा वो उसको बदल देते थे फ़ौरन। तो
तो एक अजीब था, लेकिन बहरहाल मैंने वो उसको भी अपनी ज़बान को ठीक रखा, समझा। बुज़ुर्गों ने जो कुछ मुझे समझाया था वो मैंने समझा। मेरे साथ तो बड़े वो रहे ना, मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं, मैं रेडियो पाकिस्तान में जब जाया करता था काम करने के लिए, तो उस ज़माने में वालदा मेरी वहाँ थी, ज़ाहिर है वो तो अच्छा, वो ख़ुद बहुत ज़बरदस्त स्पीकर थी उर्दू की, और फिर वहाँ और लोग थे। उसमें एक बुज़ुर्ग थे, उनका नाम था कमर जमील। वो शायरी और उर्दू के बड़े माहिर आदमी थे। तो वो अम्मा को बहन कह के पुकारा करते थे, और बिल्कुल। तो अम्मा ने जब देखा कि मैं यहाँ आने लगा हूँ अब बच्चों के प्रोग्राम वगैरह में, इसमें उनको कहा कि कमर ज़रा ख्याल रखना इसका, और इसकी ज़बान ख़राब ना हो, बस ये देख लेना। तो वो वहाँ से फिर वो और उन्होंने आपको और मेंटरिंग शुरू कर दी। हाँ, बहुत बड़े आदमी हैं वो, अभी भी उनकी किताबें रखी हुई हैं मेरे पास। सो लिखी जो है उन्होंने, तोबा 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 तोबा, मतलब उनकी किताबें जो हैं वो जदीद उसकी हैं, समझिए आप। वाह तलत साहब, आपने इतनी खूबसूरत आवाज़, तो मतलब एक शौक को गाने वाने का भी होता है? गाना मुझे पता नहीं था कि मुझे गाना आता है। वो एक दफ़ा ऐसे ही वो एक ज़िद में यहीं आपके यहाँ ही एक लड़का था, मुझे इसका नाम भूल गया है, वो लपक लिया कि आप तो गाना इतना अच्छा गा सकते हैं, आपकी आवाज़ तो ऐसी है वैसी। मैंने कहा भाई माफ़ कर दे, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? कहने लगा नहीं, मैं तो गाना गवाना, आपसे गाना गवाऊंगा। प्रोड्यूसर था यहाँ कराची से? यहाँ यहीं का प्रोड्यूसर था, आपके यहीं का था। ठीक। मैंने कहा अच्छा भाई चल, तो तुम्हारा है, ये भी कर देते हैं पूरा। तो यूं हल्के से गुनगुनाना, उस ज़माने में हर लड़का ही गुनगुनाता फिरता था, इंडियन फिल्मों के गाने और ये गाने, तो हमें भी आ गया था, हमने भी अपना कर लिया। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मैंने अब तक अपने आप को बहुत संभाल कर रखा हुआ है, जैसा मैं जानता था कि यूँ होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तहजीब वो नहीं रही। उस दौर में जो हमें वो तहजीब नहीं है कुछ घराने हैं ऐसे जिसमें तहजीब भी मिल जाती है, लेकिन वो बस कुछ ही हैं। जनरली माशरा हमारा हाँ तहजीब के मयार पे नीचे गया है। हाँ नीचे गया। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे बड़े ऑनर की बात है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनसे सीखने और इन्हें सुनने का सिलसिला जारी रखेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान की इस नशिस्त में जो हमने सजा रखी है पीटीवी कराची सेंटर में, और मोहतरम तलत हुसैन साहब आज रौनक बढ़ा रहे हैं। तलत साहब, जो आप बहुत से ड्रामे किए, रेडियो भी, टेलीविजन भी, फिल्म भी जी कि अच्छा, और थिएटर का अपना लुत्फ है। अब जब आप मुड़ के देखते हैं, और आपने भी ब्रेक से पहले जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तहजीब के एतबार से हम ये माशरा जनरली पूरा पाकिस्तान में नीचे गया है। मीडिया के एतबार से आप क्या समझते हैं? मीडिया एनवायरनमेंट, क्या उसके अंदर भी आप समझते हैं कि थोड़ी सी? देखिए, मैं एक वाकया सुना देता हूँ आपको, जी, बाकी जी, इरशाद जानिएगा जो कुछ भी है। जब मैं बन रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो वालदा भी ज़ाहिर थी और मेरी नानी भी हयात थी, तो उसी में मैं भी ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था तो करने। तो एक वो मुझे कुछ छोटा सा एक मिला हुआ था, तो वो उस पर ड्रामे पे मैं बोल रहा था, तो सफ़ेद रंग का ये ब्लैक एंड वाइट सिर्फ आया करता था। अच्छा, ठीक है, टीवी, ठीक है, टीवी का ड्रामा था, ब्लैक एंड वाइट का, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो मेरी नानी ने, मेरी छोटी खाला को पता था कि और नानी को भी पता था कि मेरी वालदा मुलाजिम है उसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये कि उसको छुपाते थे, वो मेरी खाला छुपाया करती थी। अच्छा, इसलिए कि उसमें कुछ बातें ऐसी होती थी जो नानी को पसंद नहीं थी। अच्छा, तो एक अचानक एक दिन वो हुआ क्या कि वो टहलती हुई आ गई नानी वहाँ, उसमें कोई मेरा एक ड्रामा चल रहा था,
तो नानी ने देखा, मैंने कहा है भांड बन गया। अब मुझे बताइए मैं क्या कहूँ। यानी वो ज़माना था, उस ज़माने में एक्टर वेक्टर कुछ नहीं होता था, उनका भांड बन गया, भांड होता था। उनका भांड बन गया। भांड बन गया। आजकल के यंग बच्चे बच्चियां जो हैं, बड़ी इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर गई है, प्राइवेट सेक्टर में ड्रामा हो रहा है, जी हाँ, पैसे भी मिल रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? आपको मैं आपसे अर्ज करूं, मैं आपसे अर्ज करता हूं बहुत क्लियरली, लोग माफ़ करें मुझे, इतने चैनल्स हमारे यहाँ होने नहीं चाहिए। अच्छा, नो, BBC 1, BBC 2 तीसरी चैनल है जो प्राइवेट है, बाकी बेशुमार चैनल्स हैं, लेकिन वो उनको इस्तेमाल नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो इतने महंगे हैं कि, और उन्होंने ख़ास तौर पे ये कह के किया है ताकि क्वालिटी, हाँ, कि हमारी जो तहजीब है वो जिंदा रहे। तो हमारे यहाँ इतने चैनल्स नहीं होने चाहिए? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उससे क्या फ़ायदा होगा? ये तो आज़ादी इजहार है, ये तो प्राइवेट ओपन मार्केट है। आज़ादी इजहार तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इंसान में कन्फ्यूजन भी पैदा करती हैं। भाई एक आदमी कुछ कह रहा है, ठीक है, उसी मौजू के ऊपर दूसरा आदमी कुछ और ही कह रहा है, तो वो उसकी राय है, तीसरा उसका कह रहा है। नहीं, राय तो बात नहीं होती ना। ये राय जो आप कह रहे हैं, ये तो मेरे और आपके ऊपर है ना, कि हमारी राय है, हम बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको फैलाना शुरू करूं तो क्या होगा? chaos, और वो है, हो रहा है वो। एक बात, दूसरी बात, मुझे माफ़ करें, जिन लोगों को नाराज़ हों तो माफ़ कर दें मुझे। बात यह है कि इतने टेलीविज़न तो होने ही नहीं चाहिए आपके, चैनल्स इतने नहीं, नो, चाहे ड्रामे के, चाहे न्यूज़ का, कुछ भी, नो नो। भाई टेलीविज़न इज़ टेलीविज़न। टेलीविज़न में होते हैं हो के भाई ये गाने सुनने का वक्त है, ये खबरें सुनने का वक्त है, अच्छा, ये इस तरह चलता है, ठीक है, चलने दें उसको। तो अगर उसको नहीं आप चलने देंगे तो फिर तहजीब तो गई ना। तो आपके ख्याल में ये जो तहजीब के अंदर जो हमारे अभी मायारात, भी इसी वक्त मैं आपसे अर्ज कर दूं कि उर्दू इस वक्त कितने लोग बोल सकते हैं ठीक से, और स्पेशली वो जो नौजवान लड़के आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? बहुत मुश्किल, कुछ तो बोलते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। उर्दू तो पे फिर मुश्किल तो वक्त है, हो गया ना। हाँ। इसका मतलब है तहजीब पर आपकी एक झटका लग रहा है, झटका लग रहा है। दैट्स इट। तो ये जो प्राइवेट चैनल्स वैनल्स वाले, तो इस वक्त आपकी बात सुन के बड़े नाराज होंगे। तलत हुसैन तो साहब ने भाई ये क्या हुआ कह करें नाराज, मैं कौन सा उनसे खाना मांग के भी खाता हूँ। हुआ करें। अच्छा, इसका मतलब तो ये तो ये इस देखिए हुआ, ना, उनको खुद सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं, हद हो गई कि BBC 1, BBC 2 और एक चैनल, अब वो उस मुल्क से बड़े तो हो ही नहीं है ना। उन्होंने अपनी तहजीब कैसे रोकी हुई है? शायद यही वजह है। बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो इनको भी बड़ी रोकनी दिलचस्प चाहिए। बात। तो आप तहजीब तो आपकी होनी चाहिए ना भाई, ठीक, खत्म हो गई बात। अच्छा जी, ड्रामा जो ये बात ज़बरदस्त आपने की, मैंने कभी इस एंगल से सोचा नहीं था, इस सारी चीज़। नहीं देखिए, उसमें सीधी सी बात है ना, अब आपके यहाँ मसलन पेशावर के भी लोग रहते हैं, पंजाब के लोग भी रहते हैं, सिंध के लोग भी रहते हैं, तमाम ये है जी ना, जी, यहाँ के भी ऊपर जितने भी हैं, बलूचिस्तान बलूचिस्तान गिलगित तक, हाँ, के आगे पीछे जितने भी हैं। देखिए, इसमें बड़ा आसान काम था अगर हम, हमारे जो बड़े थे वो ये सोच लेते, है ना भाई, ज़बान उर्दू ठीक है, हाँ है, ठीक है, ठीक है। अब सिंधी उर्दू बोलेगा तो कुछ उसकी सिंधी भी आएगी उसमें, जाहिर है, तो हमारी एक उर्दू नई उर्दू हो जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से पेशावर का होगा तो उसकी वो आ उसका जाएगी, अपनी आमेज़िश होगी, तो मिल जाएगी, तो वो ये हो जाएगा। तो फिर वो जो पूरा मुल्क है वो एक ही ज़बान बोल रहा होगा, और उसके साथ अंग्रेजी पढ़ रहा होगा और बोल रहा होगा, ख़त्म हो गई।
तो अब ये बात किसी को कौन समझाए, आप मुझे बता दीजिए। तो इसका मतलब आप जो विजन दे रहे हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान में एक पीटीवी हाँ। और पीटीवी के 2 चैनल और प्राइवेट सेक्टर में अगर चैनल हो भी तो एक या दो चैनल, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। नहीं। ठीक। जो ड्रामा जिस तरह से बोला जा रहा है, हाँ हाँ अब आते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हाँ, पीटीवी हाँ, पे जो ड्रामा जिस तरह से टेलीविजन पे अदा किया जा रहा है, अब कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा नेचुरल की तरफ, पहले ड्रामा बोला जाता था। जी जी। क्या आप इस नई तर्ज से, नई अदायगी की तर्ज से आप नहीं, वो ड्रामा तो देखिए ना, बात दरअसल ये कि अब ड्रामा शुरू कब हुआ और कैसे हुआ, ये बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है। लेकिन इस वक्त जो काम हो रहा है, इस वक्त जो आ रहा है ना, वो ये हो रहा है कि वो आप जो ड्रामा दिखा रहे हैं या कर रहे हैं, उससे आप अपनी एक हद तक अपने आप को मुतमईन कर रहे हैं, वरना तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ड्रामा तो ड्रामा होता है, खत्म हो गई बात। अब ड्रामे में आप क्या दिखाएंगे, ये एक बहुत लंबा केस है, जो मैं अगर आपसे बात करने बैठूंगा तो पता नहीं क्या होगा। मेरा सवाल सिर्फ अदायगी के ऊपर है कि जिस तरह से डायलॉग्स आजकल के यंगस्टर्स अदा कर रहे हैं, वो बिल्कुल फर्क अंदाज है जो कि पीटीवी के ऊपर आपको, जैसे हमने डायलॉग्स बोलते थे। जी जी। तो आपको वो अदायगी, डायलॉग की अदायगी कैसी लग रही है? हाँ, वो इसलिए कि वो हमने तो रेडियो से सीखी थी। हाँ, ओके, हमने तो रेडियो से सीखी थी। ठीक है। और उस जमाने में उर्दू बहुत ठीक थी, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, बहुत ठीक उर्दू थी, यानी वो लोग इस बात को पसंद नहीं करते थे कि आप उर्दू ठीक ना बोल सके। और अब कोई मसला ही नहीं, अब तो कोई मसला ही नहीं है, तो ठीक है, जिसका जो दिल चाहे करे, अय्याशी है, फुल अय्याशी। आजकल कैसे वक्त बिताते हैं, किताबें पढ़ते हैं? हाँ, मैं ईमानदारी की बात आपको बताऊं कि मैं पढ़ता बहुत हूँ, नॉवेल भी पढ़ता हूँ, संजीदा भी चीज़ें पढ़ता हूँ, उर्दू भी और बैनुल अक़वामी अदब भी, वहाँ सब। और टीवी पे बहुत कम आप बहुत ही सिलेक्टिव हैं। नहीं, ये वो काफ़ी अर्सा हो गया, मैंने टेलीविज़न पे काम किया नहीं कुछ। कोई ख़ास वजह? नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं, अभी बुलाएंगे कर दूंगा, अगर अच्छा हुआ काम तो कर दूंगा, नहीं होगा तो मना कर दूंगा, क्योंकि अब वो ज़माना तो गया है ना कि भाई कमाना है, खाना है। वो मसला नहीं रहा, इसलिए अपने उस वक्त भी नहीं था, ओके। तो अब कैसे हो जाएगा, मैं कैसे कर लूँगा? सिलेक्टिव इसलिए। हाँ। तलत साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आर यू अ फ्यूचरिस्टिक पर्सन? क्या आपने ये प्लान किया था कि इस दौर में ज़िंदगी में ये करना है, फिर इस दौर ज़िंदगी में ये करना है? मतलब इस वक्त डू यू प्लान योरसेल्फ, डू यू लिव इन फ्यूचर? लेट्स सी। मैंने जब सोच लिया था कि मुझे क्या करना है, तो मैं समझ लीजिए कि हाँ, अच्छा, यही कि भाई ये है, इसमें ये चीज़ें हैं, इनको देखना है, इनको समझना है और उससे आगे काम निकालना है। वो प्लानिंग थी, स्ट्रेटजी थी। अब वैसे घर में बात कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, सीधी सी करें आप, लेकिन जब काम करने खड़े होंगे आप, तो आपको वो तमाम चीज़ें याद रहनी चाहिए। कैसे बोलना है, क्या कहना है। अच्छा, आम तौर पर जो लोग बात करते हैं उसमें बात दफ़ा झगड़ा भी हो जाता है ना, ये टीवी पे तो नहीं होगा, ये झगड़ा तो रखा जाता है ना, तो उसके लिए कैसे करेंगे आप? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक जिम्मेदारी है मेरी, दैट आई एम गोइंग टू से ऐसी बात जो आम तौर पे लोग नहीं करते हैं। ये सब छोड़ दीजिए, ये बड़ी लंबी कहानी है, कभी अगर मौका मिला तो शायद मैं उस पर लिख भी दूं। आपको लिखना चाहिए वैसे। जी, मैं लिख रहा हूँ, आजकल भी एक बहुत खतरनाक किस्म का नावल लिख रहा हूँ, देखिए क्या होता है। अंग्रेजी में, उर्दू में? उर्दू में नावल नहीं, अंग्रेजी में नहीं। अंग्रेजी क्या मतलब भाई, उर्दू में मेरी मदर टंग है। बिल्कुल ठीक।
बिल्कुल। मेरी ख़ानदानी ज़बान है, क्यों? तो उर्दू में नॉवल लिख रहे हैं जी। और पब्लिश होने का अंदाज़न 1 साल 6 माह 6 महीने तक। 6 महीने था। मेरे मुझ पे तो तजस्सुस बढ़ गया पढ़ने का। नहीं, वो पढ़ देख लीजिएगा। मैंने तो कोशिश यही की है कि मैं उसमें भी तारीख का एक मसला है। तो नॉवल आप जो लिख रहे हैं, हाँ। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ तारीख की दुरुस्तगी का नहीं, वो अंसर भी है। होगा है ना? मुझे हाँ, अब यही मैं जानना चाह रहा था कि वो हाँ। एलिमेंट क्या है, तो मुझे एलिमेंट मिल गया इसमें। हाँ। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, फिक्र ना करें आप। आपको मैं ला के दूंगा किताब के, नीचे पढ़िए। आई विल बी ऑन इट। खलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत लुत्फ आया। बड़ी नवाजिश आपकी। मैं आया था इसीलिए कि शायद कोई ढंग की बात कर लूँ तो कुछ कामयाबी हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपकी उम्मीदों पे हम पूरे उतरे। और आपको नहीं, आपकी मैं तो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरा हूँ या नहीं, ये है सिलसिला। आपसे तो सिलसिला ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बहुत लुत्फ आया सर। वी आर ऑनर्ड। थैंक यू, बहुत लुत्फ आया। खुश रहिए। सबको सलाम मेरी तरफ से। बहुत इनायत बहुत आपसे। thank you, बहुत thank शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने राइजिंग पाकिस्तान की ये खुसूसी नशिस्त एंजॉय की। यहाँ कराची सेंटर से मोहतरम तलत हुसैन साहब ने अपने दिल की बातें की, और हमारे लिए बहुत खुशबख्ती कि ये अब कम कभी अपनी किताबों में ही और अपने कलम और कागज़ में ही वक्त बिताते हैं, लेकिन हमने इनसे राबता किया और हमने इनको दावत दी और उन्होंने हमारी दावत कबूल की। ये हमारे लिए खुशबख्ती। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।